थे फैक्टोरियल, उसमें काफ़ी कुछ हो गया था। फैक्टोरियल का कंसेप्ट ऐसे आया कि 1 2 3 अगर कोई नंबर है तो देखो इसमें 3 डिजिट का ऐसे बन सकता है 1 2 3 2 1 3, ऐसे करके नंबर्स बन सकते हैं। तो इसमें अपन ये देखेंगे कि पहला जो डिजिट है यहाँ पर 3 नंबर 3 डिजिट की जो नंबर होगी, तो इसको भरने के अपने पास 3 ऑप्शन है 1 2 3, इसमें से कोई सा भी एक रख सकते हैं 3 इंटू, इसको मिटा दें। अब एक यहाँ कोई रखा गया तो केवल 2 बचे, तो दूसरे को 2 तरह से अपन भर सकते हैं, तीसरे में केवल एक ही ऑप्शन बचा। तो यही फैक्टोरियल होता है। इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब मैं बना के दिखा देता हूँ नंबर्स। देखो जैसे 1 पहले रख लिया, फिर 2 3, फिर यहाँ 1 ही रखा और यहाँ 3 2 कर दिया तो दूसरा नंबर हो गया। फिर अब यहाँ 2 रखा और 1 3 किया, एक नंबर। 2 ही रखा और 3 1 कर दिया, देखते जाइए। फिर 3 रखा 1 2 हो गया, 3 रखा 2 1, देखिए कितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कोई भी नंबर आप बना के देखिए 3 डिजिट का, इन डिजिट से नहीं बनेगा, केवल 6 ही बनेगा। वही फैक्टोरियल को दिखाता है, फैक्टोरियल 6। इसको ऐसे सीखिए। अब ये हो गया। अब अपन एक चीज़ और, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू देखें। फैक्टोरियल 2 तो होता है 2 इंटू 1 पर जाके ख़त्म हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, अभी पीछे मैंने सिखाया, ये हो गया। अब इसी तरह से फैक्टोरियल m कोई नंबर है तो m इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं m इंटू फैक्टोरियल m-1। देखो ये वाले क्लास को फॉलो करेगा। m को बाहर ले लिया तो एक कम बचा फैक्टोरियल में, इसको नीचे लाओ। फैक्टोरियल यहाँ फैक्टोरियल 1 भी प्रूफ कर लेंगे। फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा, 1 के नीचे कुछ है ही नहीं। फैक्टोरियल m अपान ये वाला m इज इक्वल टू फैक्टोरियल m-1। अब m इज इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या होगा, यहाँ फैक्टोरियल 1 आएगा और नीचे 1 आएगा, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0। देखो यहीं से फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 निकलता है। 2 ऐसे फैक्टोरियल हैं, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0, जिनकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ तो फैक्टोरियल 1 0 आ गया, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल 1 है तो ये 1 ही होगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 दोनों प्रूव्ड है कि इनकी वैल्यू 1 होती है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, NCR NPR देखते हैं। 3 लेटर हैं ABC। इनका परमुटेशन इंग्लिश वर्ड है, किताब में भी ऐसे ही दिया है मैथमेटिक्स 11th में, और इसका यूज होगा। इसका ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन इसको नहीं सीखेंगे तो कम्बिनेशन नहीं सिखा पाएंगे, और कम्बिनेशन नहीं सीखेंगे तो हम बाइनोमियल नहीं बता पाएंगे। बहुत ही शॉर्ट में इसको बताएंगे पर क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। परमुटेशन क्या होता है कि इनको 2-2 का लेकर जोड़ा बनाना है, क्रम का ध्यान रखते हुए कि ए बी और बी ए अलग अलग होगा। तो कितने बन सकते हैं, देखो ए बी और ये बी ए ऐसे रखा, इनको रखना है। दूसरा ले लो बी सी, सी बी। अब ए सी को ले लो, ए और सी को, ए सी सी ए, देखो 6 बन रहा है। इसको लिखने का तरीका होता है, इसको परमुटेशन कहते हैं 3 परमुटेशन P इन 2। मतलब इसका ये होता है, ऊपर वाले को फैक्टोरियल 3 लिखते हैं, नीचे जो है 3 में से 2 को घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये फैक्टोरियल 1 बचा, तो दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3। तो ये वाला जो परमुटेशन बना उसको ये दिखाता है, परमुटेशन 3PR से। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो n ऑब्जेक्ट्स हैं, r को लेके एट ए टाइम क्रम का ध्यान रखते हुए कितने परमुटेशन बन सकते हैं, तो होगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-r, ये ध्यान रखें। अब अगला स्टेप चलते हैं जो अपने बहुत काम का है। ये किताब में सब दिया हुआ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, पढ़ने से भी क्लियर हो जाएगा, पर थोड़ा समझा देता हूँ तो आसान हो जाएगा 9th-10th के बच्चों को, क्योंकि बेस हमने 9th वाले बच्चों को लिया है। बाकी 11th-12th को तो समझ में आ ही जाएगा, पर 11th-12th वाले भी बिना इसको समझे फिजिक्स को लगते हैं आजमाने तो बड़ी परेशानी में पड़ते हैं। लो अब इसको क्या करें अपन की, अगर क्रम का ध्यान ना रखना हो, हिंदी में इसी तरह लिखा हुआ है, समझने में आसानी होगी कि क्रम का ध्यान नहीं रखे तो ये और ये, जैसे एक थैली में ए और बी को रखना है तो किस कौन पहले या कौन बाद में कोई मतलब नहीं, ये एक ही चीज़ होगी, ये भी एक सेम चीज़ होगी। ये भी AC लिखो चाहे CA, अंदर जो है 2 है लाल और हरी बॉल है, तो कौन पहले या कौन बाद में उससे कोई मतलब नहीं है, तब ये 3 ही बनेंगे। उसको लिखते हैं
3CR। ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा है। पहले में क्रम का ध्यान रखा है, AB और BA को अलग माना, लेकिन यहाँ AB और BA दोनों को एक ही माना, क्योंकि 2 लेटर हैं, तीसरा नहीं है इसमें, C नहीं है, इसमें BC, इसमें AC। तो इसका होता है 3C2, सॉरी R नहीं 2। एट ए टाइम 2 लेना है, 3 ऑब्जेक्ट है, क्रम का ध्यान नहीं रखना है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे जोड़ा, दैट इज इक्वल टू होगा फैक्टोरियल 3 अपॉन ये हो जाता है फैक्टोरियल 2 अलग से रहता है, और जैसे NPR में 3 - 2 आता था, ये NPR और NCR में अंतर ये है कि ये वाला भी नीचे फैक्टोरियल में आता है। इसको काटोगे तो क्या होगा बाबू, 3 × 2 × 1, और नीचे ये क्या होगा, फैक्टोरियल 2 को तो 2 रखोगे ही, और फैक्टोरियल 1 का ये 1 हो जाएगा। देखो ये कट के केवल 3 बच रहा है, यही ये 3 को दिखा रहा, यही है कॉम्बिनेशन। अब इसका यूज अपन कहाँ करेंगे, बाइनामियल में करेंगे। दिखाता हूँ। पास्कल साहब एक मैथमेटिशियन थे बाहर के, उन्होंने जैसे अपन ये लिखते हैं x + y का स्क्वायर ले लो, क्या मिलता है अपने को, x² + 2xy + y²। इसी तरह x + y का क्यूब, इसमें क्या मिलता है, x³ + 3x² y + 3, उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, जो 3xy जो फार्मूला है उसी को एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, 3x होगा और y² + y³। इसी तरह से 4 वगैरह का भी उन्होंने देखा और निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला, वो सही भी था, हर समय ये फिट बैठता है, ऐसे करके x4 +++ करके वो y4 लास्ट में ये आएगा। तो उन्होंने क्या देखा कि NCR वाला चीज़ जो है उसमें अप्लाई किया। इसको मिटा देता हूँ, पहले इस पर ट्राई करता हूँ। यहाँ रखो 2C, पहला टर्म 0 ये, और x की पावर ये 2 - 0, और y पर जो दूसरा वाला टर्म है उस पर ये वाला ये 0 जो है चढ़ेगा, प्लस 2C1, x की पावर, अब ये 2 जो था उसमें से ये 1 घटेगा, 2 - 1, और y पर ये 1 आ जाएगा, प्लस 2C2, x की पावर 2 - 2 और y पर 2। अब इसको खोल के देखो, 2C0 1 होता है, जो पीछे सिखाया कंसेप्ट उससे इसको एक्सपेंड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और x² है, y⁴ भी 1 होगा, तो ये हो गया x²। 2C1 को खोलोगे तो ये 2 मिलेगा, और x की पावर 2 - 1 तो x ही होगा और y ही है, प्लस 2C2 भी, 2C0 और 2C2 दोनों ही 1 होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखो फैक्टोरियल 2 और नीचे जो है फैक्टोरियल 2 और 2 - 2 ये 0। देखो ये 2 से 2 कट गया, और ये 2 - 2 0 का 1 होगा, तो ये = 1 होगा, तो ये वाला 1 है। तो ये क्या होगा, x पर 0 है तो ये केवल x पर 0, 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो y² हो गया, सेम चीज़ आ गई। ऐसा ही उन्होंने सीक्वेंस बनाया कि 3 वाले में भी देख लो, x + y³ में, और समझ में आ जाएगा, किताब में दिया हुआ है। इसी तरह से मैंने इसको लिखा है और समझाया है किताब में, हिंदी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए। 3C0 x³ y0 + 3C1 x² डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 - 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, और इंटू y, ये वाला y पर चढ़ गया, पावर, प्लस 3C2 x y² + 3C3 x0, x0 को हटाई देते हैं, 1 रहेगा, y³। इसको भी करोगे तो ये 1 हो जाएगा, x³, और ये 3 हो जाएगा, x² y, और 3C2 भी, ये 3C1 और 3C2 दोनों को एक्सपेंड करोगे वैल्यू केवल 3 आएगी, तो ये 3xy² और 3C3 तो जो है 1 हो जाएगा, y³। तो ये सेम जो है आ जाएगा इसका जो एक्सपेंशन है। अब इसको अपन यूज कहाँ करेंगे, जनरल ले लेते हैं, x + y की पावर n के लिए। समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को स्लो करके और पॉज करके समझ लें, लिख लें, लेकिन बिना खुद से डिराइव किए, जब तक आपको खुद ना आ जाए तब तक इसको आया हुआ ना माने कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको आ जाएगा। इसको ट्राई करें, कंसेप्ट यही अप्लाई करें। जैसे ऐसे दिया होगा x + y की पावर n, ये डिफरेंशियल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने में, अलजेब्रा में, दोनों जगह यूज होता है। = NC0 x की पावर n, y0 छोड़ दो उसको, प्लस NC1 x की पावर n - 1 y, प्लस NC2
एक्स की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस प्लस लास्ट वाला टर्म जो होता है एन सी एन और y की पावर n होता है, x इसमें से गायब रहता है। इसको थोड़ा खोल के देखें, इज इक्वल टू कैसे आता है, x की पावर n प्लस n x टू द पावर n माइनस n रह जाएगा, n माइनस 1 नीचे वाला फैक्टोरियल कट जाएगा और ये y प्लस ये होगा n माइनस 1 अपान ये फैक्टोरियल 2 बचेगा, बाकी कट कुट आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस ये तो 1 हो जाएगा y टू द पावर n। ऐसे एक्सपेंड होता है और इसको सीखना जरूरी है, नहीं तो बस डिफ्रेंसिएशन नहीं समझ में आएगा, उसको भी और रटवा देते हैं सब। जैसे वो आता है d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू क्या बोलते हैं कि इसको n को बाहर ले लो, यही वाला जो आया है, और x टू द पावर n माइनस 1 कर दो, ये डिफरेंशिएशन हो गया। ये नहीं, ऐसे नहीं सीखना, ऐसे सीखना, इसको पहले जानना है फिर उसको अप्लाई करना है x प्लस एच टू द पावर n करके, वो बताऊंगा 5वें चैप्टर में। तो ये हो गया बायनामियल। अब बायनामियल का पहले अलजेब्रा में क्या उपयोग है, ये एक बात और है कि ये बायनामियल थ्योरम n की फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे 1/2 1/3 इसके लिए भी ये सत्य है। एक बार इस पर प्रूफ हो गया तो n इज इक्वल टू इतना रखेंगे तब भी ये सही है। और ऐसा कभी कभी अपने को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फिजिक्स में आता है कि जैसे अपने को स्क्वायर रूट निकालना होगा, कोई क्वांटिटी ऐसी आ जाएगी 1 प्लस 1/100, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट तो 1/2 पावर होगा। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कि 1/2 पावर इसका रखो, तो वहाँ पर ये 1 प्लस एन एक्स वाला 1 प्लस एक्स टू द पावर n बहुत छोटा है तो इसके आगे वाले टर्म सारे छोड़ देंगे, जरूरत नहीं, बहुत छोटे होते हैं, तो इसको डायरेक्ट अपन लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स, उससे अपना काम चल जाता है। आगे भी टर्म है बहुत सारे, बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन वो किसी मतलब के नहीं, इतने छोटे हैं कि उनको छोड़ा जा सकता है, तो उसको यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा 1 प्लस 1/200। अब इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, जो आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो लगभग इसके बराबर आ जाएगा वो। ये इसका यूसेज है। अब अपन इसमें कुछ सवाल देख लेते हैं। 9th की किताब में भी है लॉज ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ s जो है टोटल कवर डिस्टेंस है। ये सारा जो है प्रूफ 9th की किताब में भी मिलेगा, इसमें भी दिया हूँ। मैं इंटीग्रल से भी किया हूँ लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि 6वां चैप्टर जब पूरा करूँ इंटीग्रल का तब इसको जो है इसके डेरिवेशन को सिखाऊँ इंटीग्रल से। बाकी जो डेरिवेशन दिया है वो आप आराम से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस बुक का, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बाकी तो इसको पढ़ने से ही आ जाएगा, बुक को पढ़ेंगे आराम से वो डिराइव हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कैलकुलस वाला पोर्शन अभी छोड़ दीजिएगा जब तक ये वीडियो, जब तक 6वां चैप्टर पूरा ना हो जाए। 6 चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस पूरा होने के बाद ही कैलकुलस इसमें अप्लाई करें। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि कोई जो है व्हीकल है, क्या लिखा है, ए बॉडी है कवर्स हाफ द डिस्टेंस, 2 स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की हाफ डिस्टेंस, ये बीचों बीच है, तो ये v1 स्पीड से और ये v2 स्पीड से इतना पोर्शन कवर करती है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब बच्चे जो शुरू में क्या करते हैं कि v1 v2 को जोड़ के उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, कभी नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट से चलिए, वेलोसिटी जो है दी हुई है और ये डिस्टेंस दिया नहीं हुआ है, तो इसको d मान लो और इसको भी d मान लो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d, ऐसे निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट से चलना चाहिए, बीच में कोई शॉर्टकट बाजी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से ये c मान लो, ये पॉइंट c है, तो a से c तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मान लो टाइम t1 है, तो ये होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन वेलोसिटी v1, और यहाँ c से d जाने में टाइम t2 है, तो t2 इज इक्वल टू क्या होगा, वो भी डिस्टेंस अपन वेलोसिटी यहाँ अलग है। टोटल टाइम t लिखे तो दैट इज इक्वल टू t1 प्लस t2, टोटल टाइम कितना लगा उसको d बाई v1 प्लस d बाई v2, ये इस रूप में इसको रखेंगे, देखो ऐसे आ रहा है। और टोटल डिस्टेंस कितना है 2d है, टोटल डिस्टेंस मालूम है, टोटल टाइम मालूम है, तो एवरेज वेलोसिटी तो वही होता है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का डिवाइड करो तो अपने आप v एवरेज वेलोसिटी एवरेज v इज इक्वल टू क्या आता है, v एवरेज को ऐसे साइन से लिखते हैं 2d टोटल डिस्टेंस अपान d अपान v1 प्लस d अपान, अब ये आ गया फ्रैक्शनल डिवीजन वगैरह जो मैं पहले बताया था। इसलिए मैं बोला था कि एक एक कंसेप्ट को सीख के और अपना आत्मसात करके चलिए और पहले खुद को समझाने का प्रयास करिए कि आपको आता है कि नहीं आता है तो उस पर चिंतन मनन विचार करिए, पढ़िए, फिर सोचिए, क्योंकि अगर इसको सीखे बिना आप चलते हैं रट घोंट के ना, आगे बहुत ही खतरा करने वाला है। अब यहाँ देखें तो आराम से ये कट जाएगा, ये कटा और ये कट जाएगा, ऊपर बचा 2
नीचे बटा 1/v1 प्लस 1/v2। अब इसको सॉल्व करें, नीचे रख लें v1 v2, एलसीएम ले लें तो ये ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2। अब ये पलटी मारेगा, वही डिवीजन वाला मेथड, दैट इज इक्वल टू 2v1 v2, यही आंसर है v1 प्लस v2। ऐसे सॉल्व होकर स्टेप वाइज स्टेप ये आएगा। एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2, v1 प्लस v2/2 कभी नहीं आएगा, वो बहुत ही गलत है। ऐसे सीखना है इसको, कंसेप्ट को हमेशा अप्लाई करना है। जो बेसिक डेफिनेशन कहती है वही कहती है। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम हमें चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो कभी मिल ही नहीं सकता, वो एकदम गलत हो जाएगा। वेलोसिटी थोड़ी वो डिवाइड करनी है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। अगला सवाल लेते हैं इसी किताब का 11 12 बड़ा मज़ेदार है। 3 इक्वेशन होते हैं, v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस at, ए एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन a इंटू कवर डिस्टेंस s। ऐसे होते हैं। ये क्या कह रहा है, आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, बाद में इसको नीट में भी पूछा है कि यहाँ अगर आप टाइम दिखाएं और यहाँ जो है वेलोसिटी लिखें इस वाई एक्सिस पर, तो कोई कार है जो इनिशियली 0 वेलोसिटी पे है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है अल्फा एक्सेलरेशन से कुछ टाइम तक, मालूम नहीं है टाइम कितना है। उसके बाद यहाँ से तुरंत रिटार्डेशन इसका चालू होता है बीटा से, और ये अल्फा से गया, और टोटल टाइम t है। बड़ा कॉम्प्लिकेट सवाल बनाते हैं, आईआईटी वाले भी दिमाग को टेस्ट करते हैं। तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी जो यहाँ उसने अचीव किया वो फाइंड आउट करिए अल्फा बीटा टी के टर्म में, और टोटल डिस्टेंस जो चला वो भी जो है बताइए। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल के टोटल टाइम दिया है तो इस टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये पार्ट होगा t1 टाइम और ये हो जाएगा t माइनस t1, यही हमारे पास रास्ता है। अब यहाँ देखिए 0 वेलोसिटी थी, बाद में v हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t1 की वैल्यू निकाल लो, इक्वल टू इम्प्लाई t1 इक्वल टू v अपन अल्फा, ये हो गया। अब यहाँ क्या खेल हो रहा है कि पहले शुरू में तो वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 यहाँ हो जा रही है, नीचे अगर रिटार्डेशन से आ रही है तो रुकेगी, वहाँ आके रुकती है। 0 इक्वल टू v माइनस, अब यहाँ रिटार्डेशन लगा इसलिए माइनस लिखेंगे, तभी ये 0 हुई है। v से कोई चीज़ घटते घटते ही 0 हुई है, और रिटार्डेशन के लिए माइनस साइन लगता है। माइनस बीटा टाइम क्या है, t माइनस t1 है यहाँ, ठीक। तो अब इसको कैसे करें, इस t1 को यहाँ पुट कर देते हैं। 0 इक्वल टू हमें v निकालना है अल्फा बीटा t के टाइम में, तो t तो ठीक है, और माइनस t1 इक्वल टू v अपन अल्फा है। अब इसको ये ऐसे कर लो, 0 इक्वल टू अल्फा से गुणा कर दो, v अल्फा ये काटने के लिए, माइनस अल्फा बीटा t कर लो और प्लस करके ये बीटा v, ऐसे इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा t इक्वल टू v अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से आ गया v इक्वल टू अल्फा बीटा t अपान अल्फा प्लस बीटा, यही आंसर है। और कितना आसानी से निकला, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा कि इस टाइम को 2 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया और एलिमिनेट किया t1 को, जो एक नया टाइम अपन नया वेरिएबल माना था। ये अल्फा बीटा और t तो दिया हुआ है, इसी का फॉर्म में मैक्सिमम वेलोसिटी को पूछ रहा है। यहाँ से बाबू इसको अगर टोटल कवर डिस्टेंस निकालना हो तो कैलकुलस में भी बताऊंगा, यहाँ भी बताऊंगा। अगर अपेक्स से मालूम है वेलोसिटी का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टोटल एरिया जो है कवर डिस्टेंस के बराबर होती है, और ये जो वर्टेक्स है ये वेलोसिटी को बता रहा है, बेस जो है टाइम को बता रहा है। तो कवर डिस्टेंस क्या होगा, हाफ, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस, यानी t/2 इंटू वेलोसिटी क्या रखें, अल्फ़ा बीटा t अपान अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ले लो। अब ये t यहाँ है तो इसको हटा के t स्क्वायर कर दो, यही जो है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो अल्फ़ा बीटा t स्क्वायर बाई 2 अंडर ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी द कवर डिस्टेंस। इतना ही ये कार कवर करेगी ऐसे ऐसे चलने में। ये इस क्वेश्चन का खेल है कि एलिमिनेशन जानना चाह रहा था कि बच्चे का दिमाग चलता है कि नहीं। एक और चीज़ है, बहुत बढ़िया सवाल सेट किए हैं सब, कहीं कुछ कंपटीशंस में इसको पूछा भी है, हमने भी डाला है।
13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन इसी बुक का, उसमें क्या कह रहा है कि एक कोई बिल्डिंग है या मीनार है, इसकी हाइट नहीं मालूम है, हम ले लेते हैं यहाँ से किसी निश्चित वेलोसिटी भी नहीं बता रहा, हम u ले लेते हैं। एक बार u से ऊपर फेंकता है तो ये ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे आने में t1 टाइम लेती है। एक बार इसी u से नीचे फेंक देता है तो ऐसे सीधे आने में कम टाइम लगी, जाहिर सी बात है t2 लेती है। और यहाँ से 0 वेलोसिटी से छोड़ देता है तो ये t टाइम लेती है। तो t1, t2 और t में रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की है कि इक्वेशन तो ये वाला लगेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये वेक्टर इक्वेशन है, इसमें डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट s ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है वो वेक्टर है, वेलोसिटी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है u वेक्टर है, तो उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई किया। ये थोड़ा अच्छे से समझ में तब आएगा जब वेक्टर पढ़ा दूंगा। यहाँ एक्सेलरेशन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो और t जो है स्केलर है, तो स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो वेक्टर ही रहता है। तो यहाँ क्या खेल होगा कि अगर अपन जो है एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ से मानते हैं, ऊपर की चीज़ को अगर निगेटिव अपन ने मान लिया तो नीचे सभी जो है इसके पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव और निगेटिव। एक ही चीज़ यहाँ निगेटिव जा रही है, एक बार जब पहली बार ऊपर फेंका तब, तो ऊपर फेंकने u को अगर निगेटिव हम मान लें तो कवर डिस्टेंस h नीचे पॉजिटिव अगर वो कवर करता है तो h इज इक्वल टू माइनस यू, यह टाइम लगा था t1 और प्लस g, चूँकि नीचे है तो नीचे हमेशा पॉजिटिव हमने लिया है, g t1 स्क्वायर। इक्वेशन हो गया 1। दूसरे केस में क्या है, ये भी h पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ से नीचे हमने पॉजिटिव माना, ऊपर का केवल नेगेटिव माना है। u भी इसमें नीचे ही है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो जाएगा u t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, इक्वेशन 2। तीसरे में भी h पॉजिटिव रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, प्लस हाफ g बाई 2 t स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया 3। अब इसमें देखो ये खेल क्या कर रहा है कि h एक हमने अलग से माना और u, इनको जो है गायब करना है अपने को। तो पहले u को गायब करें अपन, क्योंकि हमने माना है, ये रहना नहीं चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब u को गायब करने के लिए देखो यहाँ u का कंपोनेंट कोफिशिएंट जो है t1 है और यहाँ t2 है, तो इसमें t2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें t1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे, तो u जो है अपने को गायब होता हुआ दिख रहा है। तो पहले में करें, एक 1 में इक्वेशन 1 में t2 से मल्टीप्लाई करें, h t2 इज इक्वल टू माइनस यू t1 t2 प्लस g बाई 2, ये t1 स्क्वायर t2 आ गया। और यहाँ फिर h t1 दूसरे वाले में t1 से मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू u t1 t2, अब ये कोफिशिएंट बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू g बाई 2 t2 स्क्वायर t1। अगर ऐड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, h t1 प्लस t2 इज इक्वल टू यहाँ g बाई 2 और t1 t2 देखो इसमें कॉमन मिल रहा है, t1 और t2 लें तो इसमें से केवल t1 बचेगा यहाँ, और यहाँ जो है t2 बचेगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से h साफ साफ दिखने लगा, h इज इक्वल टू g बाई 2 t1 t2 दिख रहा है। तो इसको मिटा के और जो है यहाँ हम लिखें और इसको शांति से समझें कि हो क्या रहा है। h इज इक्वल टू हमें मिल रहा है g बाई 2 t1 t2, और तीसरे इक्वेशन में क्या था, h जब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 थी, g बाई 2 t स्क्वायर, क्योंकि टाइम t लग रहा था, 0 वेलोसिटी से छोड़ा था तो 0 वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई, g बाई 2 टाइम t स्क्वायर। अब इसको कंपेयर तो कर सकते हैं ना ये दोनों, तो इसको उठा के अपन g बाई 2 t1 t2 इज इक्वल टू g बाई 2 t स्क्वायर करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। देखो t इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, यही आंसर भी है, t1 t2 यही रिलेशन है इसमें। बहुत ही जीनियस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है 14, इसको बताएं 15 14 15 16 17, बस इतने ही क्वेश्चन है, बता देता हूँ इसको, और किताब में लिखा आप पढ़ के भी समझ जाएंगे। उसमें ये एनटीएससी टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा दिमाग लगा के उसने बनाया है, रेशियो का यूज होगा इसमें। वो क्या कह रहा है कि दो स्टेकर हैं, ये है 50 kg का और ये बी ए है 70 kg का, और दोनों एक रस्सी से
एक दूसरे को खींचते हैं, वहाँ फ्रिक्शन कुछ नहीं तो एक दूसरे की तरफ सिमटते चले आएंगे। तो खींचेंगे तो इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस पर इधर फोर्स लगेगा, मान लो F, और रस्सी एक ही है तो फोर्स हमेशा ये पूरी रस्सी में यूनिफॉर्मली एक ही होगा। फर्क ये होगा कि इसके लिए डायरेक्शन उसकी इधर होगी, इसके लिए इसकी इधर होगी, और दोनों कुछ समय बाद सट जाते हैं। तो सटने से पहले पूछ रहा है कि ये कितना मीटर चला, अगर कुल डिस्टेंस ये 6 मीटर है, क्वेश्चन में दिया है ए और बी के बीच की डिस्टेंस शुरू में 6 मीटर है, तो जब वो खींचेंगे एक दूसरे को तो फोर्स तो बराबर ही लगेगा, क्योंकि रस्सी सेम है तो अलग अलग फोर्स हो ही नहीं सकता। ये फिजिक्स का मेन कॉन्सेप्ट है। सोच के भी आप देखिए कि एक ही रस्सी है तो उसमें दो तरह के फोर्स नहीं हो सकते। खींचोगे तो चाहे कोई कमजोर आदमी हो या भारी आदमी हो, भले से जो कमजोर होगा वो खिंचाता उधर चला जाएगा, लेकिन बीच का फोर्स सेम होगा। F से हमने दिखाया है। और न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ फोर्स 50 पर कितना एक्सेलरेशन होगा, 50 वाले का अगर A1 एक्सेलरेशन माने हम तो 50 इंटू A1 ये हो गया। दूसरे वाले पर भी फोर्स सेम है लेकिन उसका 70 kg वेट है तो एक्सेलरेशन अलग होगा A2। अब A1 A2 को अपन निकाल लेते हैं। A1 इज इक्वल टू F बाई 50 और A2 इज इक्वल टू F बाई 70। बहुत ही जीनियस क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। ये हटा देता हूँ। अब क्या होगा कि अब कितने टाइम में चले, टाइम तो एक ही होगा जितने देर में ये चल के चाहे ये थोड़ा ज़्यादा चलेगा, ये हल्का है 50 kg वाला, और ये 70 kg वाला थोड़ा भारी है तो ये कम चलेगा। लेकिन कितना टाइम तो सेम होगा मिलने का, अलग अलग ऐसा तो है नहीं कि ये चल के आके सट जाए फिर भी ये चलता रहे। जब सट जाएंगे तो वो टोटल टाइम मान लो T है, तो T टाइम तो चले, और शुरू में इनिशियली वो रेस्ट पर थे, तो S इज इक्वल टू 0T होगा प्लस हाफ AT स्क्वायर इसमें लगेगा। टाइम तो सेम है, ए बदलेगा दोनों के लिए। तो माना ये जो है S1 डिस्टेंस चलता है तो S1 इज इक्वल टू 0 प्लस A1 क्या होगा F बाई 50, और हाफ करना है तो इंटू 2 भी हो जाएगा, हाफ है और T FT स्क्वायर बाई, यानी FT स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा इसके द्वारा कवर डिस्टेंस। उसी तरह S2 दूसरा वाला ये कितना चलेगा 0 प्लस FT स्क्वायर अपान 2 इंटू 70, वही वाला मास FT स्क्वायर अपन 140। देखो अब यहाँ एक मसला फंस रहा है। S1 और S2 का सम तो 6 मीटर है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? एक इक्वेशन बने, दोनों को जोड़ोगे तो इज इक्वल टू 6 मीटर लिखोगे तो भी यहाँ वेरिएबल 2 है F और T। यहाँ मामला सुलझेगा नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को NTSC में पूछा है। और क्यों पूछा है कि बच्चा अब इसमें करेगा क्या। अब एक रास्ता ये बचता है कि इसका रेशियो ले लें और उसी रेशियो में 6 को डिवाइड कर दें तो ये मामला बन जाएगा। S1 इज टू S2 इज इक्वल टू क्या होगा FT स्क्वायर अपान 100 इज टू FT स्क्वायर अपान 140। देखो रेशियो में एक और प्रॉपर्टी हो कि थ्रू आउट किसी चीज़ से डिवाइड कर दें, जैसे 1:2 जो है 2:4 होता है, तो 2:4 में 2 से डिवाइड करें तब भी रेशियो चेंज नहीं होता, दोनों रेशियो ये सेम है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और किसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये डिवाइड कर दिया और 140 इंटू 100 से अब ये भी काट देते हैं। तो 10 और 14 के मल्टीप्लिकेशन से इसको अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू 14 इंटू 10 बाई 10 है, और इज टू 14 इंटू 10 सबसे दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपन 14, ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा। देखो अब ये आ गया 14 इज टू 10, ये रेशियो आया, 2 से काटो 7 इज टू 5। अब ये रेशियो आ गया कि मिलने से पहले ये वाला अगर 7 मीटर चलेगा तो ये 5 मीटर चलेगा। इस रेशियो में ही इसको अब बांटना है अपने को, किसको 6 मीटर डिस्टेंस को, तो आसानी से ये निकल जाएगा और ये मामला सुलझ जाएगा। सुलझेगा कैसे? 6 को 7:5 के रेशियो में बांटो, ये तो बहुत ही आसान है। क्यों? दोनों को जोड़ो तो 12 में इसका हिस्सा है कितना 50 kg वाले का 7, तो एक में क्या होगा 7/12, तो 6 में क्या होगा इंटू 6, तो ये 2, देखो 3.5 मीटर आ गया। S1 50 kg वाला चलेगा, दूसरे वाले को घटा के निकाल सकते हैं, नहीं तो इस रूल से भी निकाल सकते हैं। S2 इज इक्वल टू ये 5 है अपान 12 इंटू 6, तो ये 2, तो ये 2.5 मीटर। ये है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, इसमें दिया भी है, हमने सॉल्व किया है। अगला आ रहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर एक क्वेश्चन सेट किया, IIT का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर है 15, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ।
इसमें ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको गोल सा हम मान लेते हैं, गोल मानना जरूरी नहीं है। एक बीकर है, जार है, इसमें नीचे जो है मरकरी है और ऊपर जो है एक और लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम है। ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है और इसका 13.6 मरकरी का ग्राम GM पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना होता ही है मरकरी का। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है आधा आधा कह रहा है कि आधा इसमें इसका वॉल्यूम है और आधा इसमें है, फ्लोट कर रहा है, मतलब नीचे डूब नहीं रहा है, दोनों बैलेंस किए हुए हैं। तो इसकी डेंसिटी पूछ रहा है D ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, ये कह रहा है आधा आधा तो है, मान लो अगर इसका वॉल्यूम V है तो ये V/2 तो ऊपर है और V/2 ये नीचे है। तो V/2 जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, उसी में लेंगे, सेम यूनिट लेंगे। ये CGS सिस्टम में दिया है सवाल और IIT कौन सा है 84 में पूछा है ये। तो V/2 वॉल्यूम का ये जो लिक्विड होगा उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें इस वॉल्यूम में और G ग्रेविटी से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फोर्स जो है डाइन एक यूनिट होती है CGS में, जैसे न्यूटन MKS में होती है, तो वो आ जाएगा। फोर्स टोटल वेट जो होता है, फोर्स जो अपवर्ड लगेगा बयान फोर्स, वो होता है VDG। वॉल्यूम है, जितना ये डिस्प्लेस करेगा इसको V/2 ही डिस्प्लेस करेगा, तो उसको रखते हैं V/2 इंटू डेंसिटी क्या है 0.8 इंटू G को ऐसे ही रख देते हैं CGS में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतना बयान फोर्स, तो ये उसको ऊपर उठाएगा और नीचे मरकरी जो है इसका डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा उठाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो वहाँ भी जो डिस्प्लेस होगा इतना ही रहेगा, इंटू 13.6 इंटू G इक्वल टू, अब क्या होगा, जो इसका सेल्फ वेट है वही तो बैलेंस हो रहा है। इसकी डेंसिटी अगर D है तो इसका टोटल वॉल्यूम तो V है और इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया इंटू G। अब देखो ये कटेगा V और G दोनों ओर से कटते जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा 0.8/2 प्लस 13.6/2 इक्वल टू D। दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा ये 8 6 14 हाथ में लगा 1 और ये 4 14.4/2, तो ये 7.2 आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आंसर भी यही है 7.2, हाँ यही है। अब इससे भी बढ़िया क्वेश्चन एक आध जो है मैकेनिक्स के बनते हैं, तो इसमें हम एलिमिनेशन अलजेब्रा का सिखा रहे हैं कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे। अलजेब्रा चैप्टर ही इसीलिए लिया कि इसको सिखा दिया जाए। उसमें क्या कह रहा है, NTSC टाइप सवाल है, NTSC में पूछा जाता रहा है इस तरह का सवाल कि एक भारी और एक हल्की जो है ऑब्जेक्ट है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। एक भारी है, एक हल्की है ऐसे, और एक जो है बहुत भारी है, किनेटिक एनर्जी सेम है। तो अब भारी हल्के में क्या करें, इसको स्मॉल m से लिखेंगे और स्मॉल v से इसकी वेलोसिटी है, इसको कैपिटल M से लिखेंगे और कैपिटल V से इसकी वेलोसिटी लिखेंगे। तो किनेटिक एनर्जी सेम होगी तो क्या करें, हाफ m स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू हाफ कैपिटल M और कैपिटल V का स्क्वायर। इसको हटा दो तो अब ये स्मॉल v इक्वल टू क्या होगा भाई, m अपान स्मॉल m, ये अंडर रूट हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले लें और ये v इसका रूट लेंगे तो v। एक इक्वेशन अपना बना। अब कह रहा है कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी से, वो किसका ज़्यादा होगा, तो m इंटू वी, स्मॉल मास वाले का m इंटू स्मॉल v, और स्मॉल v की जगह ये वैल्यू कैपिटल में रखे तभी कंपेयर हो पाएगा। m इंटू अंडर रूट कैपिटल M अपान स्मॉल m, इसको ऐसे रख लें और इंटू v। तो देखो ये क्या आ रहा है, ये वाला इसको काट के ये भी रूट में ले लेगा, स्मॉल m इंटू कैपिटल M ऐसे आ गया और इंटू v। और जो भारी वाले का जो मोमेंटम होगा ये तो होगा p से लिखें लाइट हल्के वाले का, और हेवी वाले का क्या लिखें, p हेवी m इंटू v। देखो v तो दोनों में है, अब कंपेयर इसी को करना है कि कौन बड़ा होगा। तो देखो एक छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ में मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे तो हमेशा बड़ी वाली से छोटा होगा वो। कैसे इसको सीखते हैं, मान लो m 2, सपोज m ये वाला 2 kg है और ये 10 kg है,
तो 2 इंटू 10 ये हो गया 20, √20 को देख लो, ये बड़ा है कि 10 बड़ा है, जाहिर सी बात है 10 बड़ा है, तो ये पी हैवी वाले का मोमेंटम ज़्यादा होगा। एम भी आ रहा है उसमें और स्मॉल एम ये इसमें करके इसमें एक्सप्लेन किया है। √20 लोगे तो क्या आएगा भाई, 4 चौके 16, 4 पॉइंट समथिंग आएगा जो 10 से छोटा है। तो ये चीज़ छोटी है और भी दोनों में कॉमन है तो ये बड़ा हो जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। एक दूसरा क्वेश्चन इसी पर सेट किया है, हल्के और भारी पर ही कह रहा है कि इनका जो है मोमेंटम बराबर है तो किनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। ये दोनों बराबर हैं, तो अब यहाँ भी स्मॉल v इक्वल टू निकाल लो, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू वी, ऐसे ले लेते हैं। अब किनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ स्मॉल m v स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, m स्क्वायर अपॉन स्मॉल m का m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। देखो अब ये तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, इक्वल टू एक कैपिटल M को यहाँ ले लेते हैं और स्मॉल m हाफ ऐसे ही रहने देते हैं इंटू mv स्क्वायर। अब इससे आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ये और ये वाला फैक्टर ऐसे तो दोनों में सेम रहेगा। भारी वाले का क्या होगा, हाफ m कैपिटल M v स्क्वायर, तो ये इसमें भी है। अब इसमें एक फैक्टर लगा हुआ है, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो ये जो है ना लाइट वाले की किनेटिक एनर्जी जो है ज़्यादा दिखा रहा है, जो किताब में भी हमने समझाया है, और ऐसे करके ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें जो है प्रैक्टिस करें।